तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में एक तरीका तो ये है कि शेयर कैपिटल इशू किया जाए, वो मार्केट वैल्यू पे हो सकता है, वो राइट इशू पे हो सकता है अगर आपको फाइनेंस चाहिए, या आप क्या करते हैं, अदर अरेंजमेंट्स करते हैं। अदर अरेंजमेंट्स में तीन चीजें आ जाती है। जी नजीबुल्ला बेटा बताएं। जी आपका माइक में ऑन कर लेता हूं। नजीबुल्ला, जी सर। नजीब, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर्स का, तो जी बेटा बताएं। सर आपने एक लेक्चर में कहा था कि एबीसी इशूड $500 100 शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 250। फिर इसके बाद आपने कहा था कि एबीसी इशूड $300 शेयर $100 शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 800 ईच। तो आपने फिर कहा था कि इसमें इन्वेस्टर फर्स्ट के साथ कैपिटल ज्यादा है इन्वेस्टमेंट, तो ये किस तरह हुआ सर? मेरे बच्चे देखो, आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आपने एक साल पहले $10 लिए थे, 90 रुपी का डॉलर था, ठीक है। $10 लिए 90 रुपी का डॉलर था, तो आपने 900 रुपीज दे दिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आजकल आपने $8 लिए 165 पे, तो ये हमारे पास कितना बनता है, जरा कैलकुलेट करो। 0231320, मेरे ख्याल में ये बनता है। यस सर, ये बनते हैं। ठीक है। अब देखो किसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, सेकंड वाले ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है ना। यस सर। लेकिन उसके पास डॉलर कितने हैं, $8 कम है। अगर ये इंपोर्ट करेगा तो ज्यादा चीजें इंपोर्ट करेगा, ये इंपोर्ट करेगा तो कम चीजें इंपोर्ट करेगा। यस सर। अभी क्लियर हो गया? यस सर। यही चीज कैपिटल में भी है। एक ने खरीदा पहले था, उसको कम कीमत की मिल रही है, दूसरे ने बाद में खरीदा है तो ज्यादा कीमत की मिल रही है। यस सर। सही है। तो मैं बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट के बेस पे डिसीजन नहीं लेता कि किसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, शेयर्स के हिसाब से देखता हूं कि किसने ज्यादा शेयर लिए उसकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। यस सर। जी बोला, अभी क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया सर। एक और क्वेश्चन है सर मेरा कि ये 145 राइट्स इशू, इसका क्या मतलब है सर? 145 राइट इशू का मतलब ये है, जिसके पास 5 शेयर हैं उसको मैं क्या करता हूं, 1 शेयर ऑफर करता हूं। हाँ सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो 5 तो उसके पास है, एक मैं एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा हूं। तो अगर टोटल 1 लाख शेयर मैंने इशू किए हुए, हर एक को मैं ये ऑफर करता हूं, तो 20,000 शेयर मैंने राइट इशू में दे दिए। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर हुआ सर। थैंक यू सर। सही है। कोई और क्वेश्चन बेटा? अगर नहीं है तो हम आगे जाते हैं। नजीब बेटा, ठीक है, आपने अपना माइक बंद कर दिया है। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? बेटा आप कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना मैं आगे जाता हूं। सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम अदर अरेंजमेंट्स की तरफ आ गए थे। तो अदर अरेंजमेंट्स में क्या आते हैं, 3 तरह की अरेंजमेंट्स होती है। नंबर 1, redeemable preference share, irredeemable preference shares, और तीसरा
कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है? द प्रिंसिपल अमाउंट is paid back to the investor along with fixed interest or dividend. डिविडेंड नाम है, फायदा, प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट भी प्रॉफिट को कहते हैं, तो इसीलिए ये नाम आप यूज कर सकते हो। इंटरेस्ट के बजाय आप उसको डिविडेंड भी कह सकते हो, लेकिन डिविडेंड का लिटरल मतलब आपने लेना है, रादर देन कि आपने अकाउंटिंग वाला डिविडेंड का मतलब लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इस किस्म की ट्रांजैक्शन है तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग लोन में लिखेंगे और इंटरेस्ट या डिविडेंड को हम लोग प्रॉफिट और लॉस में लिखेंगे। जी ये क्लियर है? सही है। अब इसके बाद दूसरा सिचुएशन देखते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को देखते हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में द प्रिंसिपल अमाउंट is not paid back to the investor. Interest or dividends are fixed or variable. दोनों हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। सही है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग इक्विटी में लिखते हैं, एसओएफपी में। इंटरेस्ट या डिविडेंड को हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स में लिखते हैं। प्रॉफिट की कैलकुलेशन में नहीं आता। अब ये ओनर्स हैं, तो इनको जब हम पैसे देंगे उसको कहाँ लिखेंगे? डिविडेंड्स में लिखेंगे। सही है बच्चे? अब कन्वर्टेबल लोन नोट, द प्रिंसिपल अमाउंट can be converted in share capital in a specific time. If not converted, the entity will pay the principal amount to the investor. अब ये इक्विटी है या ये लायबिलिटी है? जी बताएं। जी कोई और? शहाब कह रहा है लायबिलिटी है।
जी कोई और? कन्वर्टेबल लोन नोट इक्विटी है या लायबिलिटी है बेटा बताएं। कि मैंने इन्वेस्टर को कह दिया तुम्हारी मर्जी है, 3 सालों तक तुम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो वरना मैं आपको पूरा अमाउंट वापस कर दूंगा। तो अब ये मैं लायबिलिटी लिखूं या इक्विटी लिखूं? हमें दोनों लिखना चाहिए। F7 में आप पढ़ेंगे कि मेजर पोर्शन लायबिलिटी की होगी और कुछ पोर्शन इक्विटी की होगी। और इसको अब कहाँ पढ़ेंगे? F7 में, जिसको अब आजकल FR कहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप पढ़ेंगे। जी यहां तक क्लियर है? बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट नहीं कर रहे। मतीउल्लाह बेटा आप एक इन्वेस्टर के साथ ये करते हैं, आप ये बताते हैं कि मुझे पैसे दे दो, तुम्हारी मर्जी है, मेरी कंपनी पसंद आ जाए तो तुम उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, अगर मेरी कंपनी पसंद नहीं आती तुम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करते हो तो 3 साल बाद मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। अब उसमें इक्विटी भी है और उसमें लायबिलिटी का भी पोर्शन है। इसको मैं इक्विटी लिखूं या लायबिलिटी लिखूं? आप F7 में पढ़ेंगे मेजर पोर्शन को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत लायबिलिटी लिखेंगे, लेकिन कुछ पोर्शन को हम इक्विटी भी लिखेंगे। ये बात क्लियर है? अच्छा जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को गाइड करता चलूं। अब एक आप F3 की बुक ये चैप्टर कौन सा है? हमने इधर से कुछ क्वेश्चंस करने। जी बेटा बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है? चैप्टर मलिक साहब, उसको मैं आंसर करता हूं आपके क्वेश्चन को। पहले मैं ये निकाल दूं ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चंस कर सको। जी बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। आप लोगों ने ये जरा आप पढ़े। जी बेटा थोड़ा सा पढ़ ले। मलिक साहब आपका आंसर मैं देता हूं।
देखिए उसने क्या लिखा है, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल दे आर ट्रीटेड द सेम एज लोन, दैट इज दे आर रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड डिविडेंड पेमेंट आर ट्रीटेड एज सेम एज फाइनेंस चार्जेस को हम इंटरेस्ट कॉस्ट कहते हैं। If preference shares are irredeemable, the shareholding and associated dividends are treated exactly. If preference shares are irredeemable, the shareholding and associated dividends are treated exactly as same as ordinary shareholding, as explained in the scenario above. अब आपको कन्वर्टेबल यहां नजर नहीं आ रहा, वजह यह है क्योंकि कन्वर्टेबल हम बाद में पढ़ेंगे। आते हैं जरा डिविडेंड्स की तरफ। डिविडेंड्स देखिए, डिविडेंड्स में दो तरह की चीजें होती है, एक को हम कहते हैं डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स, एक को हम कहते हैं प्रोपोज्ड डिविडेंड्स। डिक्लेयर डिविडेंड्स ये है कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट द कंपनी अनाउंस्ड डिविडेंड्स, कंपनी ने अनाउंस किया कि इस साल हम आपको $3 पर शेयर डिविडेंड्स देंगे। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स। क्या इस किस्म के ऐलान से शेयर होल्डर्स के वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होते हैं कि अब हमें पैसे मिलेंगे? जी जी बताएं बाकी लोग कि मैं ऐलान करता हूं हम आपको $3 पर शेयर डिविडेंड देंगे, क्या वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होते हैं? इफ यस, इट मींस हम क्या कर रहे हैं, हमें अब लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए इसकी, और डबल एंट्री करेंगे। क्या रिटेनिंग को कम करता है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और पेबल या कैश क्रेडिट। पे कर दिए तो कैश क्रेडिट, पे नहीं किए तो आप लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लोगे, क्योंकि the company has created valid expectations of the shareholders। जी बच्चे क्लियर हो गए? अब आते हैं प्रोपोज डिविडेंड्स की तरफ। कंपनी ये ऐलान करे, वी आर प्लानिंग टू गिव यू $3 डिविडेंड पर शेयर। अब क्या करें? कोई वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुई है? जी बेटा, वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुई है? नहीं हुई, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? डू नथिंग। इन अदर वर्ड्स हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो अगर डिक्लेयर डिविडेंड्स हो तो हम लायबिलिटी में लिखते हैं
अगर प्रोपोज डिविडेंड्स हो तो हम कहीं पे नहीं लिखते। सही है मेरे बच्चे? सही है। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें काफी टेक्निकल चीजें हैं और मैं इसीलिए ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं ताकि आप इन सब चीजों को समझ जाएं। ठीक है, ये चैप्टर आप समझते हैं तो इसका मतलब है आपने F3 का 50% सिलेबस कवर कर लिया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट और मुश्किल चैप्टर है ये। इसके बाद हम क्या करते हैं, जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्रैकर, a limited liability entity, has share capital as follows: ordinary share capital, irredeemable preference shares, क्रैकर pays interim dividend। interim कहते हैं साल के बीच में जो डिविडेंड दे दिए जाते हैं। नॉर्मली होता ये है आप डिविडेंड दो तरह से देते हो। नंबर 1, आप इंटरिम डिविडेंड देते हो। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो साल के बीच में दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मेरा प्रॉफिट एक खास लेवल तक होगा, क्यों ना एक काम करूं, इन शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड 6 महीने पहले दे दूं तो कंपनी की लायबिलिटी कम हो जाएगी। कंपनी ने क्या किया, इंटरिम डिविडेंड दे दिया से $3 पर शेयर, तो 4000 शेयर्स थे, हर एक को $3 पर शेयर मिल रहा है 12,000। आप डबल एंट्री करेंगे, इंटरिम डिविडेंड $3 पर शेयर अनाउंस होगा, 4000 शेयर दे एट द रेट ऑफ 3 तो 12,000। आप लिखेंगे रिटेन अर्निंग्स डेबिट 12,000 और कैश या बैंक क्रेडिट 12,000। इंटरिम डिविडेंड, जो फाइनल डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड होता है, ये फाइनल होता है। से फाइनल $7 हुआ है पर शेयर, इसमें से तो 3 ऑलरेडी वो दे चुका है, तो कितना रहता है, $4 पर शेयर रहता है। 4000 शेयर्स इंटू 4 से 16,000। आप डबल एंट्री करेंगे, रिटेन अर्निंग्स डेबिट 16,000। अगर सिर्फ अनाउंस हुआ है तो क्या क्रेडिट करेंगे, पेबल क्रेडिट करेंगे 16,000 से। जी बेटा ये बात क्लियर है? साल के आखिर में डिविडेंड फाइनल होते हैं, लेकिन साल के बीच में कुछ ना कुछ दे देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर बैठे ही इसलिए है कि उनको प्रॉफिट मिले, तो उनको इतना ज्यादा इंतजार क्यों कराए, 6 महीने में हम लोग उनको इंटरिम दे दें और फिर आखिर में उनको फाइनल डिविडेंड दे दें। जी बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम? सही है, आखिर में डिविडेंड देने, लेकिन हम साल तक इंतजार नहीं करते, हमें काम करते हैं। इन्वेस्टर को 6 महीने बाद इंटरिम डिविडेंड दे देंगे, बाद में हम उनको फाइनल डिविडेंड दे देंगे। फाइनल डिविडेंड में से इंटरिम तो उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ होता है, बाकी हम क्या कर देंगे, बाद में दे देंगे। जी उस्मान, अभी क्लियर है? उसके लिए हम क्या करते, इंटरिम डिविडेंड ऑटोमेटिकली रिटेन अर्निंग डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने पे कर दिए। अब जब फाइनल आ गया उससे इंटरिम माइनस किया,
जो बाकी अमाउंट आ गई है उसकी हमने क्या की, डबल एंट्री की, रिटेन अर्निंग डेबिट। अगर पे कर दिया है तो बैंक क्रेडिट, अगर सिर्फ अनाउंस किया है तो पेबल क्रेडिट। जी बच्चे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे जाता हूं और इस चैप्टर का जो मुश्किल तरीन टॉपिक है उसको हम समझते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे जो आपको यहां पे गिवन है। देखिए आप क्या करते हो, शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाते हो, शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाते हो, रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाते हो। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे होता है, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे होता है। शेयर कैपिटल या तो आप मार्केट वैल्यू पर इशू करते हो या राइट इशू करते हो, ऐसा ही है। लेकिन शेयर कैपिटल में आप बोनस भी इशू करते हो। ये अकाउंट क्लियर है सबको? सही है। प्रीमियम की तरफ जाते हैं, ओपनिंग इधर होता है, कैश अगर कैश पर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल और बाकियों से शेयर प्रीमियम क्रेडिट होता है। यहां से हम क्या करते हैं, बोनस माइनस कर सकते हैं। आप रिटेन अर्निंग से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, एग्जाम में गिवन होगा। कुछ गिवन नहीं है तो प्रीमियम से करो, अगर गिवन है रिटेन अर्निंग से करो तो फिर आपने रिटेन अर्निंग से करना है। कैरी डाउन बैलेंस इधर आता है। होपफुली ये अकाउंट भी क्लियर है। थर्ड वन, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स इधर आते हैं, प्रॉफिट भी इधर आता है। बेटा समझ आ रही है ना इस चीज की? बोनस इधर आ सकता है, आपने जैसे कि पढ़ा। डिविडेंड्स भी इधर आ सकते हैं। वो रिजर्व है, वो इक्विटी है जिससे आप डिविडेंड्स भी ले सकते हैं, जिससे आप शेयर कैपिटल से बोनस भी ले सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आता है। आपने यही तो पढ़े सारी चीज। एंट्री क्या थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, यही पढ़ा था ना। नॉर्मली आप क्या करते हो, आप ये सारी चीजें कैपिटल में लिखते हो। अगर एक इंडिविजुअल का अकाउंट होता तो आप ऐसे लिखते। ड्राइंग्स पढ़ा है ना अपने FA1 FA2 में, और कैरी डाउन बैलेंस। लेकिन यहां पे 3 कैपिटल है, शेयर अर्निंग, इन दोनों में इन्वेस्टमेंट्स आती है और इसमें प्रॉफिट माइनस डिविडेंड्स या ड्राइंग्स आते हैं। होपफुली उस्मान अभी क्लियर है, बाकी लोगों को भी ये क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे कैरी डाउन बैलेंस बनता है। अब मैं जरा जो समझाना चाह रहा हूं उसकी तरफ आता हूं।
देखिए पुराने जमाने में क्या था, प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट बनाया जाता था। हम सेल इधर लिखते थे, कॉस्ट ऑफ सेल इधर लिखते थे, इससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। ग्रॉस प्रॉफिट को इधर लिखते थे क्योंकि क्रेडिट नेचर है, तो कैरी डाउन बैलेंस को हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते थे। तमाम एक्सपेंसेस इधर लिखते हैं, अदर इनकम इधर लिखते हैं, तो आपके पास क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था। ये पुराना तरीका है अकाउंटिंग का, और ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाते थे। नया तरीका क्या है कि जो आपके इस क्रेडिट साइड पे इसको प्लस करो, डेबिट को माइनस करो। कैसे? आप ऐसे लिखते हो, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम प्लस होता है, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, नेट प्रॉफिट। जी बेटा, समझ आ रही है ना जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अकाउंट से उसको फॉर्मेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पहले अकाउंट्स होते थे, अब फॉर्मेट के फॉर्म में आ गए। इसी तरह से आपका ये जो शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, अगर मैं ये वाले फिगर सिर्फ रिपोर्ट करूं तो मेरे शेयर होल्डर को तो इंफॉर्मेशन ही बहुत कम पहुंच रही है। मैं SOFP में लिखता हूं शेयर कैपिटल ये, भाई कैसे इजाफा हुआ उसकी डिटेल नहीं है। शेयर प्रीमियम ये, भाई कैसे इजाफा या कमी हुई आई डोंट नो। रिटेन अर्निंग में क्या इजाफा हुआ, क्या कमी हुई है, कोई पता नहीं। तो उसके लिए क्या किया, स्टैंडर्ड ने ये कहा कि आप जब प्रॉफिट और लॉस और SOFP बनाते हो तो इसके साथ एक और स्टेटमेंट भी बनाओ, और वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और ये क्या है, सिर्फ प्रोफार्मा है, वही चीज जो आपने अकाउंट्स में लिखी है इधर कन्वर्ट कर दे, आपका आंसर आ गया। कैसे? मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, टोटल। आप इधर लिखते हो ओपनिंग बैलेंस, टोटल। फिर आप लिखते हो न्यू शेयर इशूड, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, टोटल में इजाफा हुआ। देखो ये वाली एंट्री। आपने लिखा बोनस, ये इजाफा हुआ इसमें या इसमें कमी हुई, स्टेरिक के साथ इन दोनों में से कोई एक कम हो गया, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आपने लिखा रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर, रिवैल्यूएशन सरप्लस में इजाफा हुआ, इक्विटी में इजाफा हुआ। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, रिटेन अर्निंग में इजाफा हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कमी हुई, इधर कोई इफेक्ट नहीं है। बेटा यही पढ़ा है ना आपने, सिर्फ आप उसका इंपैक्ट इधर दे रहे हो। जी बेटा बताएं, समझ आ रही है ना? अब डिविडेंड्स रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं, टोटल से माइनस होगा। इससे आपके पास क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। देखिए बेटा वही बैलेंसेस आ रहे हैं जो आप इधर रिपोर्ट कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप सिर्फ ये फिगर रिपोर्ट कर रहे हो आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, लेकिन जब आप ये रिपोर्ट करते हो तो आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहे हो।
ठीक है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की इंफॉर्मेशन है। मलिक शहाब, आपके क्वेश्चन को आंसर करता चलूं। आपने क्वेश्चन किया है व्हाई अकाउंट इज कन्वर्टेड इनटू दिस स्टेटमेंट व्हेन बोथ शो द सेम रिजल्ट। तो उसको आंसर करता चलूं कि अकाउंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग। आप सिर्फ उसका टोटल फिगर रिपोर्ट कर रहे हो। और दूसरी चीज ये है, अगर आप उसको टी अकाउंट में लिखते हो तो इन्वेस्टर्स आर नॉट द अकाउंटेंट्स, दे डोंट नो व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। तो अगर आप डेबिट एंट्री बताओगे उसको समझ नहीं आ रही, आप उसको क्रेडिट एंट्री बता रहे हो उसको समझ नहीं आ रही। तो उनको आसान करने के लिए, समझाने के लिए हमने क्या किया, वी हैव कन्वर्टेड ऑल द अकाउंट्स इनटू अ प्रोफार्मा, और उस प्रोफार्मा को हम क्या करते हैं उनको बता देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस है तो वो प्लस माइनस को तो समझता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट को नहीं समझता इन्वेस्टर। मलिक साहब क्लियर हो गए? जी मेरे बच्चे, मेरे बच्चे आपको ये बताता चलूं, आप जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो अकाउंटेंट को नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, और आप सिर्फ टोटल का फिगर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप सिर्फ टोटल का फिगर बताएंगे, शेयर होल्डर ये पॉइंट उठा सकता है कि लास्ट टाइम शेयर इतने थे, अब शेयर इतने हो गए, भाई ये बाकी शेयर्स कहां से आए, या रिटेन अर्निंग्स पहले इतनी थी अब कम या ज्यादा हो गई है, तो ये कैसे हुई है। अब उसको डेबिट क्रेडिट में उलझा रहे हो तो वो और उलझेगा। तो उसके लिए आसान तरीका ये है, अब उसको डेबिट और क्रेडिट में उलझा रहे हो तो उसको समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि इक्विटी है, क्रेडिट को प्लस में लिखो, डेबिट को माइनस में लिखो। जी मलिक साहब अभी क्लियर है? बाकी लोग, हुरैन, मतीउल्ला बेटा कमेंट कर रही, समीर, मरियम बेटा आप सारे कमेंट करो, सही है। होपफुली अब ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, अब आपके पास जो ये गिवन है इसको सॉल्व करता हूं। इससे पहले मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि अब इसको सॉल्व करता हूं। Cracker, a limited liability entity, has share capital as follow. Ordinary share capital 8% irredeemable preference shares. मांगा क्या है? Calculate the amount shown in statement of changes in equity and statement of financial position in relation to dividends for the year. अब वो डिविडेंड्स फॉर द ईयर के लिए बात कर रहा है, तो मुझे शेयर कैपिटल नहीं बनाना, मुझे शेयर प्रीमियम भी नहीं बनाना, और रिटेन अर्निंग्स की एक अकाउंट बनेगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का भी अकाउंट नहीं बनाना। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख लेता हूं चले सारी चीजें, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, irredeemable preference shares, retained earnings, total, opening balance, share capital given है 2 लेके, शेयर प्रीमियम गिवन नहीं है, irredeemable preference shares गिवन है 50,000 है, रिटेन अर्निंग गिवन नहीं है, तो मैं टोटल को अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता।
सही है मेरे बच्चे। अब उसने क्या किया है, लिखा है क्रैकर पेड इंटरिम डिविडेंड पार्ट वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर 12.5% इंटरिम डिविडेंड्स दे दिए। कितने? 12.5 सेंट्स पर शेयर। शेयर्स है कितने? मैं यहां वर्किंग करता हूं। एग्जिस्टिंग शेयर्स है कितने? शेयर कैपिटल 2 लेके फेस वैल्यू 0.5 है, 4 लाख शेयर। अब कितना डिविडेंड हो गया? 12.5 सेंट्स इंटू 4 लाख। सेंट का मतलब है ये डिवाइड बाय 100 होगा, जिससे कितना बनता है? 50,000। जी बेटा ये बात क्लियर है? डबल एंट्री की रिटेन अर्निंग्स डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। इधर हमने लिखा 50,000, टोटल में भी 50,000 की कमी आई। अगला बिफोर द ईयर एंड Cracker proposed final dividend of 36.5 cents per share। देखिए लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे? प्रोपोजेस। हम प्रोपोज के लिए क्या करते हैं? हम प्रोपोज के लिए कुछ भी नहीं करते, सही है। साथ साथ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी आपने, प्रेफरेंस डिविडेंड्स भी दे दिए। प्रेफरेंस डिविडेंड्स कितने हैं? 8% ऑफ द 50,000। 8% ऑफ द 50,000 कितना बनता है? 4,000। यू आपके पास ये तो 2 लाख आ गया, ये 50,000 हो गया। ये कैलकुलेट नहीं हो सकता तो ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। जी भाई ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट टू डिविडेंड्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितना आया? 54,000। सही है बच्चे? और विद रिस्पेक्ट टू एसओएफपी, एसओएफपी का मतलब है लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी आई? इधर कोई लायबिलिटी नहीं बनती तो हम नील लिखेंगे। एसओएफपी का मतलब है कि लायबिलिटी बताओ, तो डिविडेंड्स के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन बी यहां पे आ गया। जी मेरे बच्चे मेरे बच्चे क्लियर हो गए? सही है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक आंसर शहाब का कर दूं, इसके बाद बस वाइंड अप करते हैं। शहाब ने पूछा है कि अगर वो कन्वर्ट नहीं करता तो सारी की सारी लायबिलिटी आ जाएगी, तो वो इक्विटी कहां गई? कन्वर्टेबल लोन नोट की बात कर रहा हूं। शहाब आपका यही क्वेश्चन था ना? ठीक है बेटा, इसके लिए आपको ये बताता चलूं, आप आगे जाके F7 में पढ़ेंगे
कि ये जो कन्वर्टेबल लोन नोट होते हैं, मैंने आपको कल एक हिंट भी दिया था कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ये नॉर्मल मार्केट से कम होता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है तो उसको रिवॉर्ड भी कम मिलता है। तो जो जितना डिफरेंस है रिस्क एंड रिवॉर्ड में और नॉर्मल में, नॉर्मल और जो आपने कन्वर्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल 9% लोन है, लेकिन कन्वर्टेबल लोन नोट की रेट जो है वो 4% है। तो 5 ने जितना इन्वेस्टर ने कम इंटरेस्ट लिया है उतना ही मेरी इक्विटी बनती है, और जब ये कन्वर्ट कर लेगा तो ये इक्विटी रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। जी मलिक साहब, जब कन्वर्ट कर लेगा तो उसको तो फायदा हुआ ना, क्योंकि उसने क्या किया, सॉरी, जब उसने पे कर दिया, लायबिलिटी हमने पे कर दी, तो हमने कम इंटरेस्ट पर लोन लिया हुआ है तो हमें फायदा हो गया। जितना हमें फायदा होता है उतना हम रिटेन अर्निंग में लिख लेंगे। इट मीन्स कि जो इक्विटी का पोर्शन है वो ज़ाया नहीं होता, वो कन्वर्ट करने के बाद हमें रिटेन अर्निंग में नज़र आएगा, क्योंकि एक रिजर्व को ख़त्म करने के लिए दूसरा रिजर्व बनाएंगे। इक्विटी को ख़त्म करने है तो हम कहाँ पे लेके जाते हैं, रिटेन अर्निंग में। जिस तरह से हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस को कहाँ पे लेकर गए, रिटेन अर्निंग पे लेकर गए। और ये आप F7 में काफी डिटेल में पढ़ लोगे, यहाँ पे नहीं है इतनी डिटेल, बल्कि है ही नहीं आपके कोर्स में। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोहतात पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वरना पूरे का पूरा स्टैंडर्ड फिर मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ जाएगा। अच्छा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप क्या कर रहे हो, ऑन ट्रैक हो गए हो। अब हमारे जितने भी चैप्टर है इसी चैप्टर पर बेस है जी। स्क्रीनशॉट लेने, पेज 1, पेज 2, थ्री, 4 और पेज 5। बेटा आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, मैं आंसर करता रहूंगा। बेशक आप ग्रुप में डालें, @ मेरा नाम लिखे, ताकि मुझे वो मैसेज मिल। इसलिए किए हुए हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स है और हर ग्रुप को आंसर देना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप @ साथ लिखें ताकि मुझे वो मिलता रहे। पेज 1 ओसामा, पेज 2। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल बल्कि आज तो थर्सडे है आई थिंक, तो मंडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।